अब हम आते हैं बिहार के अपवाह तंत्र, इसे देखते हैं। देखिए, ये बिहार का मैप है, यही अपवाह तंत्र है, इसे गौर से देखिए, है ना। अपवाह तंत्र का आशय क्या होता है? अपवाह तंत्र का आशय नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जल होता है उसके प्रवाह को ही अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। इसमें कई छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी बनाती हैं और अपना जल किसी झील, समुद्र और महासागर में प्रवाहित करती हैं, है ना। इसका प्रवाह क्षेत्र की स्थलाकृति, चट्टानों की संरचना और ढाल आदि पर निर्भर करता है ना। इसे देख लीजिए, जो मैप है ना, मैप देख लीजिए, पूछ देगा, है ना, क्रम पूछा जाता है। कैसे देख लीजिए, हम पश्चिम से पूरब देख लें, क्रम क्या है? घाघरा नदी, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी और महानंदा। कुछ इस तरह से क्रम है। गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित ये नदियां हैं। अब आइए दाहिने तट पर अवस्थित नदियों का क्रम हम देख लें, है ना। गंगा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित नदियां कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु। फल्गु नदी दो नदियों के मिलने से बना है, निरंजना और मोहना से। इसके बाद क्यूल और अजय, है ना। ये सभी नदियां मतलब गंगा में मिलती हैं, गंगा की सहायक है ना। तो इस तरह से यह क्रम याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलें हम। अपवाह के आधार पर, अपवाह के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसका उद्गम हिमालय पर्वत से होता है ना, हिमालय पर्वत से होता है, ठीक है। हिमालयी नदियों का ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, सदा निरा होती हैं, चूंकि बर्फ पिघलता है पर्वतों पर तो वहां से इन्हें जल की प्राप्ति होती है, फलतः ये सदा निरा होती हैं। ये पूर्ववर्ती होती हैं और बाल्यावस्था में है ना, युवा अवस्था में है अपनी। पूर्ववर्ती मतलब ये पहले से मौजूद है नदियां। हिम नदों से वर्ष भर जल की निरंतर आपूर्ति होती है, विस्तृत घाटियां और उपजाऊ मैदान ये बनाती हैं। जबकि जो पठारी नदियां हैं इनका उद्गम कैमूर, रोहतास और छोटा नागपुर पठार से होता है। दक्षिण से उत्तर दिशा में बहती हुई गंगा नदी में मिलती हैं। मौसमी नदियां हैं, अनुवर्ती होती हैं और प्रौढ़ावस्था में है। इनमें जल की आपूर्ति मुख्य रूप से वर्षा के द्वारा होती है और संकीर्ण घाटियों, झरनों, टेरल भूमि और ग्रह बनाती हैं यह, है ना। अब आगे हम बढ़े, ठीक है। कुछ और विशेषताओं को देख लें। जो हिमालयी नदियां हैं वह मार्ग परिवर्तन के लिए, मियंडरिंग के लिए प्रसिद्ध है ना, ध्यान रखिएगा, मियंडरिंग के लिए प्रसिद्ध है। गोखुर झील का निर्माण करती है। मियंडरिंग की क्रिया कैसे होती है? मान लीजिए कोई नदी इस तरह से बह रही है, इस तरह से बह रही है, बह रही है ऐसे ऐसे, है ना। क्या हुआ कि नदी सीधे अपना रास्ता बदल ली, है ना, ऐसे रास्ता बदल ली। अब ये नदी सीधे प्रवाहित हो रही है, तो बीच का जो क्षेत्र है ना वह एक झील के रूप में, यहां पर अब जल की आपूर्ति तो हो नहीं रही है, झील के रूप में बन गया, है ना। तो यहां पर एक तो मियंडरिंग थी, है ना, यहां पर विसर्पण हो रहा था नदी का, यह ऐसे ही रह गया। इसी को गोखुर झील कहते हैं, गाय के खुर जैसा। गोखुर इंग्लिश में ऑक्सबो लेक, यह छाड़न होता है ना, नदी का छाड़न भी इसे कहते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह के बहुत अधिक मार्ग परिवर्तन की स्थिति यहां पर रहती है। और है ना, ये बाढ़ की समस्याओं के लिए जानी जाती है ना। गाद लाकर यह झील का निर्माण करती है कई बार, और फिर
डेल्टाओं के निर्माण में, जो गंगा का डेल्टा बना हुआ है विशाल, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रमुख नदियां हैं गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा वगैरह, है ना। जो ये पहाड़ी नदियां हैं, है ना, वो सीधी प्रवाह वाली होती हैं तथा इस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना कम होती है। मिट्टी पर सीमित प्रभाव होता है, परंतु स्थानीय क्षेत्र में कटाव और अपर्दन करता रहता है, छोटा छोटा डेल्टा बनाता है। प्रमुख नदियां सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय वगैरह, है ना। तो हमने इन तथ्यों को देखा। अब कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनके उद्गम क्षेत्र को देख लें। बिहार में यह कहां प्रवेश करती हैं उसको देख लें। यहां सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो हम देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम कहां होता है, सभी जानते हैं, गंगोत्री उत्तराखंड में। यह बिहार में प्रवेश करता है, बक्सर में, चौसा के पास में। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। घाघरा नदी तिब्बत में इसका उद्गम है। यह सिवान में प्रवेश करती है, बिहार में, और गंगा में मिल जाती है सारण में, है ना। गंडक नदी नेपाल में उद्गम है। 71वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। पश्चिमी चंपारण, है ना, में यह प्रवेश करती है बिहार में, वाल्मीकि नगर में, और इसका गंगा, है ना, नदी में सोनपुर के पास मिल जाती है, जो वही सोनपुर जहां पर विशाल हरिहर क्षेत्र मेला प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में लगता है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है और यह पश्चिमी चंपारण में इसका उद्गम है। गंगा में यह खगड़िया में मिल जाती है, बूढ़ी गंडक, है ना। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल में, है ना। मधुबनी जिले में यह प्रवेश करती है और कोसी में खगड़िया जनपद में मिल जाती है। फिर कोसी नदी जो है वह गोसाई स्थान है नेपाल में, गोसाई स्थान है नेपाल में, यहां पर इसका उद्गम होता है। सुपौल में यह बिहार में प्रवेश करती है और कुर्सेला है कटिहार में एक जगह, वहां पर गंगा में यह मिल जाती है। बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। सीतामढ़ी में, है ना, यह बागमती बिहार में प्रवेश करती है और कोसी नदी में मिल जाती है, ठीक है। महानंदा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और किशनगंज में यह बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मालदा जिले पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। तो हम लोगों ने इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब दक्षिण बिहार की नदियों को हम देख लें। दक्षिण बिहार की नदियां, कर्मनाशा जो है वह विंध्यन पहाड़ी से निकलती है। यह कैमूर में बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में चौसा के पास मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश में मिलती है, उद्गमित होती है, रोहतास में बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में दानापुर क्षेत्र में मिल जाती है। जो पुनपुन है वह झारखंड में, पलामू में, है ना, इसका उद्गम है। 63वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। औरंगाबाद में यह प्रवेश करती है और गंगा में फतुहा के पास मिल जाती है। फल्गु या निरंजना को देखें तो यह छोटा नागपुर पठार के पास इसका उद्गम होता है। गया जी में यह प्रवेश करता है बिहार में और पुनपुन नदी के साथ यह गंगा में मिल जाता है। सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है। नवादा जिले में यह बिहार में प्रवेश करती है और गंगा के टाल क्षेत्र में यह जाती है। क्यूल नदी टाल क्षेत्र के निर्माण में भी योगदान देती है। क्यूल नदी हजारीबाग क्षेत्र झारखंड, जमुई में जो है यह बिहार में प्रवेश करती है और गंगा जी में लखीसराय में मिल जाती है। जो अजय नदी है वह जमुई जिले में निकलती है, उद्गमित होती है जमुई, और यह गंगा में पश्चिम बंगाल में मिल जाती है ना। आइए गंगा नदी से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लें। गंगा नदी का उद्गम जो होता है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से
लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर है, वहां से होता है गोमुख से। यह इसमें देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथियों के संगम के बाद यह संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। यह प्रश्न 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है ना। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। हरिद्वार पहुंचने के पश्चात यह मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होने लगती है। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। यह नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। बिहार में यह बक्सर जिले के चौसा के समीप प्रवेश करती है। भागलपुर व कटिहार से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। राज्य के 12 जिलों से होकर बहती है। पटना में इसकी लंबाई सर्वाधिक 99 किलोमीटर है ना। तो जो 12 जिले हैं है ना, उनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। बक्सर, सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार ना। कुछ ये क्रम है ना, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। जो इस क्रम है, बहुत अच्छा मैप दिया गया है, बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी इस क्रम को आप लोगों को याद रखने में। तो इसी क्रम में इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। बिहार में गंगा नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां मिलती हैं। उत्तर से दक्षिण, उत्तर दिशा से इसमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदियां आकर मिलती हैं। जबकि दक्षिण दिशा से कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय नदियां इसमें संगम करती हैं, है ना। 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। राजमहल पहाड़ियों के पास गंगा का प्रवाह उत्तर से दक्षिण हो जाता है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश से पहले यह 2 धाराओं में बट जाती है ना। देखिए, हुगली भागीरथी जो बंगाल में सीमित रहती है, और पद्मा यह बांग्लादेश में, हुगली भागीरथी यह बंगाल में सीमित रहती है, पद्मा यह बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, ठीक है। अब हम उत्तर बिहार की नदियों को, प्रमुख नदियों को देख लें, है ना। घाघरा नदी यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। हमने पहले ही चर्चा की थी, तिब्बत हिमालय में मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम होता है ना। मापचा चुंगो हिमनद से, है ना। नेपाल में कर्णाली नाम से प्रवाहित होती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्र में सरयू के नाम से जानी जाती है। इसका देख लीजिए, है ना। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, बाएं तट की कौन कौन है और दाहिने तट की कौन कौन है ना, देख लेना है, इसको एक बार मदद मिलेगी। जैसे अगर हम बाएं तट पर देखें तो भेरी, कुवाना, राप्ती, छोटी गंडक। दाहिने तट पर सेती, दहावर, शारदा और बूढ़ी गंडक, है ना। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। हिमालय से निकलकर यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, बिहार का सिवान जनपद, उसके बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, और अंत में सारण जिले में छपरा के रेविलगंज में यह गंगा नदी में मिल जाती है ना। इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर, जिसमें 83 किलोमीटर भाग बिहार में प्रवाहित होता है, और इसकी प्रमुख सहायक नदी है राप्ती, ध्यान में रखिएगा, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी इस नारायणी भी कहते हैं, है ना। इसका उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत श्रृंखलाओं के नुबिन हिमाल हिमनद से होता है। यह बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के भैंसा लोटन के पास प्रवेश करती है। लगभग 45 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश बिहार का सीमा निर्माण करते हुए प्रवाहित होती है, और अंत में सोनपुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। 69वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है। वर्ष भर हिमालय जल आपूर्ति के कारण इसे सदा नीरा नदी, है ना, तथा इसमें मिलने वाले गोल पत्थरों के को शालिग्राम कहा जाता है ना। इसकी कुल लंबाई है 630 किलोमीटर। बिहार में 260 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है।
प्रमुख सहायक नदियां हैं काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मायागंदी, बारी, पंचनद, सरहद आदि, है ना। त्रिवेणी नहर चंपारण जिले में गंडक नदी के बाएं तट पर निर्मित है। 44वीं बीपीएससी, 45वीं, 63वीं, 69वीं बीपीएससी लगातार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम बूढ़ी गंडक को देख लें। नदियों से बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, है ना। बूढ़ी गंडक, गंडक नदी के समानांतर यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली एक लघु धारा है। इसका उद्गम सोमेश्वर पर्वत से होता है पश्चिम चंपारण में, है ना। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय होते हुए यह खगड़िया जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है ना। कुल लंबाई 579 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। ऊपरी भाग को सिकरहना नदी के नाम से जाना जाता है ना। सिकरहना नाम का एक अनुमंडल भी है जिसका मुख्यालय है ढाका। इसकी सहायक नदियां हैं मसान, बेलौर, पंडई, उरिया, तिलंड, तेऊर, करथा, कोहरा और धनौती, है ना। तो हमने बूढ़ी गंडक को देख लिया। अब आइए हम बागमती ये नदी को देखें। इसका उद्गम काठमांडू घाटी के पास स्थित शिवपुरी की पहाड़ियों के बागद्वार क्षेत्र से होता है। नेपाल की तराई से बहने के बाद यह सीतामढ़ी जिले के रसूलपुर के पास बिहार में प्रवेश करती है और लगभग 394 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर है। यह सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और मधुबनी आदि जिलों से होकर बहती है। पहले यह बूढ़ी गंडक नदी से मिलती थी, लेकिन अब कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में विलीन हो जाती है। देखिए, मार्ग परिवर्तन बिहार की नदियों का स्वभाव है। चूंकि यह मैदानी क्षेत्र में बहती हैं, तो इनमें ये मार्ग परिवर्तन की प्रवृत्ति हमेशा देखने को मिलती है और इसी वजह से बाढ़ की विभीषिका आती है। और कई बार इनके अनप्रेडिक्टेबल नेचर के कारण जो अवसंरचना है उसको भी भारी क्षति पहुंचती है ना। तो पहले यह मिलती थी बूढ़ी गंडक में, अब यह जो है मिलती है कमला नदी से और फिर जाकर कोसी नदी में विलीन हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है लाल बकिया, सिपरी, कोला, लखनदेई। लखनदेई सीतामढ़ी लखनदेई नदी के किनारे ही अवस्थित है। अधवारा, मनोहरा और विष्णुमती, है ना। तो हमने बागमती नदी से संबंधित तथ्यों को देख लिया। अब देखते हैं हम कमला नदी से संबंधित तथ्यों को। कमला नदी का उद्गम नेपाल की महाभारत श्रेणी से होता है। पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर यह नदी जयनगर के पास बिहार में प्रवेश करती है तथा खगड़िया के पास कोसी नदी में विलीन हो जाती है। बिहार में पिपरा घाट के पास बलान नदी से मिलकर यह कमला बलान के नाम से जानी जाती है। इसे मिथिलांचल की पवित्र नदी भी कहा जाता है। बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र 120 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां धौरी, सोनी, बलान, त्रिशूल, ताव, बैजनाथ खोला और मैनावती आदि, है ना। ठीक है, देखिए कमला नदी को हमने जाना। अब हम देखते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम जो है यह गोसाई थान के उत्तर में स्थित मापसांग सांगपो ग्लेशियर जो नेपाल हिमालय में अवस्थित है वहां से होता है। यहां इसे सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलकर बनती है। अब इन्हें सप्त कोसी 7 धाराओं के नाम मिलने के कारण यह इसका नाम पड़ा है। तो हम इन 7 धाराओं का नाम भी देख लेते हैं। 7 धाराओं में एक है अरुण, दूसरा है तमोर, तीसरा है दूध कोसी, चौथा है ताम कोसी, पांचवा है सुन कोसी, छठा है इंद्रावती और सातवां है लिखू, है ना। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात होने के कारण इनसे बिहार का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है। 44वीं, 67वीं, 69वीं और बीपीएससी में और सीडीपीओ में यह प्रश्न पूछा गया था, है ना। आगे भी पूछा जा सकता है।
सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला जो कटिहार में है उसके पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी गंगा की सबसे लंबी उत्तरी सहायक नदी है, सबसे लंबी उत्तरी सहायक नदी है। इसका मैदान समुद्र तल से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 11,410 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अरुण, चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 40वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं हम महानंदा नदी को देखते हैं। बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, याद रखिएगा, है ना। यह बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसका उद्गम बिहार के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ियों से होता है। पागलझोरा प्रपात से इसका उद्गम होता है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार से होकर यह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्रवेश करती है ना। बांग्लादेश में यह पद्मा नदी में विलीन हो जाती है ना। हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है ना। महानंदा पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है ना। कुल अपवाह क्षेत्र 6150 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मेची, कंकई, बालासन, नागर आदि, है ना। अब आइए हम लोग चलें दक्षिण बिहार की तरफ। दक्षिण बिहार की नदियों को देखें। कर्मनाशा, कर्मनाशा जो नदी है यह दक्षिण बिहार की, मतलब कह लीजिए अपवित्र नदी के रूप में इसे गिना जाता है कि यह अपवित्र नदी है ना। उद्गम स्थल जो है विंध्य पर्वत श्रृंखला है इसका, है ना। उद्गम विंध्य पर्वत श्रृंखला के कैमूर पहाड़ियों की पूर्वी ढाल से होता है ना। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली आदि जिलों से होकर चौसा, बक्सर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 76 किलोमीटर। प्रमुख सहायक नदियां हैं दुर्गावती, चंद्रप्रभा, करुणिति, गोरिया, खजूरी आदि। कैमूर के पास इस पर कई सुंदर झरनों जैसे करकटगढ़, देवदारी और छनपाथर आदि का निर्माण होता है। समझ गया। तो कर्मनाशा के बारे में हमने जाना, है ना। अब सोन नदी को देखें। सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है मैकाल श्रेणी का हिस्सा है। यहां पर कई नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। इसे रेडियल प्रतिरूप भी कहा जाता है ना। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार है। यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान में रखिएगा। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। यह दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है ना। सोन जो है यह कुशडिहरा है रोहतास जिले में, उसके पास बिहार में प्रवेश करती है यह नदी, और रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर के पास, है ना, गंगा नदी में मिल जाती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न, ठीक है। इस पर महत्वपूर्ण बांध है डेहरी बांध रोहतास जिले में, इंद्रपुरी बैराज रोहतास जिले में, चरण सागर मध्य प्रदेश में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद, कान्हर, बनास, गोपद और उत्तरी कोयल। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलें।
पुनपुन नदी। 63वीं बीपीएससी में तो पूछा ही गया था प्रश्न पुनपुन नदी से। देखिए, यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले के चौराहा पहाड़ी, है ना, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, से होता है। वहां से यह नदी बिहार में प्रवेश करती है और औरंगाबाद, जहानाबाद, गया से होते हुए पटना जिले के पास के फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मोरहर, मादर और दरधा, है ना। तो हमने देख लिया पुनपुन नदी के बारे में। फल्गु नदी को हम देखें तो छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली निरंजना, लीलाजन और मोहना के संगम से यह फल्गु नदी बनती है ना। माने निरंजना, इसका एक नाम लीलाजन भी है, और मोहना के संगम से बनती है ना। यह पुनपुन नदी में विलीन हो जाती है ना। विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर यह गया जी में है। फल्गु नदी के तट पर ही अवस्थित है। यहां प्रतिवर्ष पितृपक्ष के समय लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और पिंडदान के लिए आते हैं। 70वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पता है आपको। फल्गु नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बना है, याद रखिएगा। रबर डैम सबसे बड़ा भारत का फल्गु नदी पर ही बना है। फिर आइए सकरी नदी। सकरी नदी यह छोटा नागपुर पठार मुख्य रूप से हजारीबाग और गिरिडीह से निकलकर बिहार के गया, पटना और मुंगेर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी क्यूल और मोरहर नदियों के साथ गंगा के ताल क्षेत्रों में विलीन होने से पहले बिहार में प्रवेश करती है। पौराणिक रूप से इसे सुमागधी भी कहा जाता है ना। तो हमने सकरी नदी को देख लिया। अब चलिए पंचाने नदी को देखते हैं। यह बिहार की एक महत्वपूर्ण छोटी नदी है जो छोटा नागपुर के उत्तरी पठार से निकलने वाले कई झरनों के मिलन से बनती है। नवादा के पास ये झरने मिलकर पंचाने का रूप लेते हैं और उत्तर की ओर बहते हुए बिहार शरीफ के निकट सकरी नदी में पंचाने नदी विलीन हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य है। क्यूल नदी को देखें। क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलकर बिहार के जमुई और लखीसराय जिलों से बहती हुई सुरजागढ़ के पास गंगा में मिलती है। यह 111 किलोमीटर लंबी नदी बिहार के दक्षिणी भाग की एक प्रमुख जलधारा है जो अपनी यात्रा के दौरान सत पहाड़ी के पास बिहार में प्रवेश करता है ना। इन नदियों के किनारे जो अवस्थित प्रमुख शहर हैं उसको भी आप देख लीजिए। प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। जैसे देख लीजिए, प्रमुख नगर हैं वो किन नदियों के किनारे बसे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी अधिवास के लिए जल स्रोत का होना बेहद आवश्यक है। चाहे वह नदी हो, चाहे झील हो या सागर हो, जल स्रोत की उपलब्धता होगी तभी वहां पर नगर हो या फिर गांव हो बसेगा, है ना। ठीक है। पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर यह सभी गंगा नदी के किनारे बसे हैं। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर जो है वह गंडक और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है ना। और जो बांका शहर है चांदन नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर और खगड़िया समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, है ना। मुजफ्फरपुर, खगड़िया, बूढ़ी गंडक, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के किनारे बसा है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे, गया जी फल्गु नदी के किनारे, फतुहा पुनपुन और गंगा नदी के किनारे, लखीसराय क्यूल नदी के किनारे बसा है ना। अब देखिए कुछ नदी घाटी परियोजनाओं को देख लें। देखिए यहां पर चूंकि ढलान कम है ना, मैदान का ढलान कम है फलतः, और नदी अपने साथ गाद भी बहुत ज्यादा लाती है, तो बाढ़ की आवृत्ति बहुत ज्यादा है, जल जमाव की स्थिति है और
इसकी वजह से होता क्या है, फसलों की बर्बादी तो होती ही है ना, सिंचाई की समस्याएं रहती हैं कई बार। तो उस स्थिति, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं लाई गई, है ना, जैसे सोन, गंडक और कोसी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं विकसित की गई। इससे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परिवहन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और ओवरऑल जो रीजनल डेवलपमेंट है उस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, सोन बहुउद्देशीय, गंडक और कोसी, है ना, बिहार की ये 3 महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना को देखें। इस परियोजना का विकास, है ना, निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास के पास सोन नदी पर किया गया था। बिहार की प्रथम और सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत बारुण क्षेत्र में बांध का निर्माण कर पूर्वी और पश्चिमी सोन नहरों का विकास किया गया। सोन नहर के माध्यम से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल तथा पटना जिलों में सिंचाई की जाती है, पूर्वी सोन नहर के, जबकि पश्चिमी सोन नहर रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर आदि क्षेत्रों को सिंचित करता है। इसके साथ साथ डेहरी में 6.6 मेगावाट, बारुण में 3.3 मेगावाट में जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके कारण ही डालमिया नगर एक बड़ा औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है ना। अब देखिए गंडक बहुउद्देशीय परियोजना को देखें। यह परियोजना भारत और नेपाल की एक प्रमुख संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, देवरिया, गोरखपुर में सिंचाई तथा नेपाल में 15 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करना है ना। 45वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। अब है ना, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना को देखें। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल की एक बहुत प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य बिहार और उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, देवरिया, गोरखपुर में सिंचाई, है ना, तथा नेपाल में 15 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करना है। 45वीं बीपीएससी में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 1959 का जो भैंसालोटन का समझौता हुआ था, भैंसालोटन वाल्मीकि नगर में अवस्थित क्षेत्र है, गंडक नदी पर बैराज का निर्माण किया गया, जिससे पूर्वी और पश्चिमी नहर प्रणालियों का विकास संभव हुआ, और 1960 के बाद से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई इसके माध्यम से की जा सकी है ना। 60वीं, 62वीं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी में प्रश्न इससे पूछा गया है। पूर्वी गंडक नहर से तिरहुत, त्रिवेणी, दोन शाखाएं निकालकर बिहार के कई जिलों में सिंचाई उपलब्ध करवाया गया है। पश्चिमी नहर से नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश से गोरखपुर, देवरिया और बिहार के सिवान, सारण क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयत्न किया गया है ना। यह 63वीं और 69वीं बीपीएससी में यहां से प्रश्न पूछा गया है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखें। भारत और नेपाल की यह संयुक्त पहल है 1954 में। इसका मुख्य उद्देश्य कोसी नदी की विनाशकारी बाढ़ तथा उसके मार्ग परिवर्तन की समस्या को नियंत्रित करना है। इसी परियोजना के अंतर्गत 1965 में नेपाल के हनुमान नगर में बैराज तथा नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी में बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी प्रदान की जाती है ना। तो हमने इन तीनों महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को देखा, बिहार के भूगोल से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। अब अगले सेशन में हम बिहार के प्रमुख जलकुंडों को देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, रिवीजन के क्रम को जारी रखिए, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने उत्साह को बनाए रखिए। इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके, है ना। धन्यवाद।